नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, निबंध का आज दूसरा दिन। और पहले दिन हमने बात की थी कि निबंध लेखन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ बुनियादी बातों पर हमने चर्चा की थी, कुछ बुनियादी बातें जो कि बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए, जो निबंध लिखने चलते हैं, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन लोगों के द्वारा पूछी गई बातें थी या जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि निबंध का चुनाव कैसे करें और अगर चुन लेते हैं तो लिखें कैसे, यानी लेखन की विधा क्या होनी चाहिए। लगभग 30-40 मिनट की ये क्लास, हो सकता है कम समय में हो जाए, हो सकता है 2-4-10 मिनट ज्यादा लगे। उद्देश्य ये नहीं है कि कितने समय में हो जाती है, उद्देश्य ये है कि कितना अच्छा निबंध आप लिख पाते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप निबंध लिखते हैं तो किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। अब कौन सा एग्जाम है डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम देखें तो निबंधों को कुछ भागों में बांट सकते हैं। वैसे निबंध आपसे लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी ऐसे निबंध आते हैं, उनका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका यही होगा। लेकिन यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं, खास करके यूपीपीएससी और उसमें जो आरओ का एग्जाम है, बीओ का एग्जाम है या अन्य कोई एग्जाम है जहां पर निबंध आपसे पूछा जाता है, उनकी चर्चा हम करेंगे। अगर हम ध्यान में रखें आरओ एआरओ के एग्जाम को, हम यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखें और बीओ के एग्जाम को ध्यान में रखें, क्योंकि ये वैकेंसीज हमेशा चर्चा में है। इनका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा है, कुछ अंतर है। यहां पर 3 सेक्शन है, यहां पर 3 सेक्शन है और यहां पर आपके 2 सेक्शन है। यहां पर 2 निबंध लिखने होते हैं, यहां 3-3 निबंध लिखने होते हैं। पीसीएस और आरओ के बारे में अगर हम बात करें, ये आरओ का सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है। तो इसको आयोग ने 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है जिसमें 3 सेक्शन है, दूसरा भाग है उसमें भी 3 और तीसरे भाग में भी 3 सेक्शन है। आरओ में ये निबंध 120 नंबर का है, पीसीएस में यही निबंध 150 नंबर का हो जाता है और बीओ में भी लगभग ऐसे ही ये निबंध रहता है, लेकिन सेक्शन वहां पर 2 हो जाते हैं। जहां 3 सेक्शन में 9 निबंध दिए गए हैं, 9 में से 3 लिखने हैं, पीसीएस में भी यही रहता है। और बीओ में यहाँ पे 6 दिए होते हैं, 2 सेक्शन, और वहां 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। ठीक है, आप 2 निबंध वहां पर लिखते हैं। चुनाव कैसे करें, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें से तीनों तो लिखने नहीं है, हर एक सेक्शन से एक ही एक लिखना है। तो आप कैसे चुनें? पहला सेक्शन कहता है कि साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। तो मोटे तौर पर इन्हीं क्षेत्रों से 3 निबंध आपके सामने रखे जाएंगे, इनमें से कोई एक लिखना है। दूसरे सेक्शन में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, यहां से भी एक आपको लिखना है इन तीनों में से। और अंतिम सेक्शन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यहां से भी आपको एक लिखना है। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है या जिनको हिंदी साहित्य बड़ा अच्छा लगता है, बेशक वो साहित्य और संस्कृति का चुनाव करेंगे। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल जीएस की तैयारी की है, वो लोग सामाजिक क्षेत्र का निबंध आसानी से लिख सकते हैं। तो जिस सेक्शन को मैं घेर दे रहा हूं वो बड़े नॉर्मल सेक्शन माने जाते हैं, लगभग सारे लोग इसको लिख सकते हैं। और जब निबंध लेखन में छटाव की प्रक्रिया देखी गई तो सबसे ज्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं इसी क्षेत्र को। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनका रुचिकर सब्जेक्ट है, वो लोग ये सेक्शन चुन सकते हैं। जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इकोनॉमी उन्होंने पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जैसे सिलेबस में जीएस की क्या है, इंडियन इकोनॉमी, तो वो यहां पर निबंध खा सेक्शन से लिख सकते हैं, मतलब दूसरे सेक्शन से खा खंड। और कृषि एवं व्यापार, यहां से भी निबंध आसानी से आप लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सेक्शन होता है वो ये होता है।
तीसरे सेक्शन में देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से रिलेटेड यहां पर चीजें होती हैं। कंप्लीटली इसको आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। ये सबसे पॉपुलर सेक्शन यहां पर होता है। और तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जिसको आप करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं अगर भूगोल की पढ़ाई करते हैं, आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, आप स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास योजनाएं आपको मिल जाती हैं। वहां से भी योजना और परियोजना दोनों चीजों की बात यहाँ पर होती है। योजनाओं की भी बात होती है और परियोजनाओं की भी बात होती है। तो योजना और परियोजना कैसे यहाँ पर कवर करें, ये निबंध भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका करंट अफेयर में काफी अच्छा है, मतलब आप इसमें पकड़ रखते हैं, तो इस सेक्शन को भी आप आसानी से चुन सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जो जो सेक्शन घेरे यहाँ पर, जैसे सामाजिक क्षेत्र, अगला है कृषि एवं व्यापार, और एक यहाँ पर घेरा है सेकंड वाला प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा। ये जो क्षेत्र है इसको आप मान के चलिए कि ये काफी पॉपुलर सेक्शन होते हैं जिनका चुनाव करते हैं। अब देखिए, ये तो एक सामान्य सी बात हो गई जो सबको पता है। अब यहां पर मैं जो आपको बताऊंगा वो एक विशेष बात होगी। जो सेक्शन सारे लोग चुनते हैं, अगर आप उसी सेक्शन पर निबंध लिखते हैं, जैसे यहां पर सामाजिक क्षेत्र लोग चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नॉर्मल मार्किंग में आ जाते हैं। नॉर्मल मार्किंग का मतलब यह है कि सारे लोगों ने उसको लिखा है, सारे लोग इस टॉपिक का चुनाव करेंगे। लगभग सारे लोग, मान लीजिए सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बाल श्रम पे लिखा, महिलाओं की समस्याओं पर लिखा, उन्होंने जाति प्रथा पे लिखा, कोई भी टॉपिक हो, तो लगभग सबकी समझ एक जैसी होती है जीएस के कारण। तो इसका चुनाव आपको एक सामान्य कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है। ठीक यही स्थिति यहां पर होती है अगर कृषि और व्यापार पर आप लिखते हैं। कृषि के आधारभूत जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें आपको पता है, कृषि के कुछ निगेटिव पॉइंट पता है, कुछ आपको बदलाव पता है, सकारात्मक बिंदु पता है, तो आप यहां पर भी लगभग उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। और यहां पर जब आप बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप इन सब पर लिखते हैं, तो यहां पर वही स्थिति होती है कि ये घेरे हुए टॉपिक आपको नॉर्मल बिल्कुल कंडीशन में ला देते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहां पर लिखने के बाद आप बहुत ज्यादा सामान्य तौर पर लिख के अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब पेज तो फंस गया। अब तो ये आ गया कि नंबर तो सबसे ज्यादा मिलने चाहिए। निबंध क्यों लिख रहे हैं? निबंध इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप परीक्षा को पास कर सके, अच्छी रैंक से पास कर सके, आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक पे हो सके। तो थोड़ा सा डिफर आपको करना पड़ेगा। अगर आप साहित्यिक बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, और मैं यहां पर आपको साहित्य और संस्कृति पे 5 निबंध करवा देता हूं, 3-4 निबंध का स्ट्रक्चर अच्छे से बनवा देता हूं, सारे डायमेंशंस ओपन कर देता हूं, तो थोड़ा सा आप डिफर करके इसका चुनाव कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की बहुत रुचि रहती है। राजनीतिक क्षेत्र के निबंध बहुत सारे लोग अपनी रुचि के कारण अच्छा लिखते हैं। तो अगर वो इसको चुनते हैं तो थोड़ा सा अलग आपका मार्किंग का सिस्टम हो जाएगा। 2 से 3 नंबर यहां पर आपको अलग मिल जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि निबंध में कितने नंबर आपको विषय सामग्री पर मिलते हैं, कितने नंबर आपको भाषा शैली पर मिलते हैं, कितने नंबर आपको भाषा पर मिलते हैं और शैली पर मिलते हैं। ये सारी बातें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब लेखन विधा के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डिफर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। मान लीजिए कि चंद्र मिशन है, मान लीजिए कि आदित्य जो सूर्य का मिशन है, मान लीजिए कि कोई अलग डेवलपमेंट है, मान लीजिए कोविड के समय कोई टीके का विकास हुआ, उस पर कुछ पूछा गया और आपने साइंस टेक में रुचि के कारण उसको लिख लिया या आपने तैयार करके लिख लिया। रुचि महत्व रखता है, लेकिन सारे विषय रुचिकर ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपको प्रयास अलग से करने पड़ेंगे, आपको आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, आपको लिखने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा डिफर कर जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके दिमाग में प्रेशर चल रहा होगा कि अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई और बड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि अगर हम ऐसे टॉपिक लिखते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं मार्किंग नॉर्मल हो जाएगी और दूसरे टॉपिक पे लिखने के लिए प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। उसका भी उपाय है। तीसरे में भी वही स्थिति है। अगर बीच वाला प्राकृतिक आपदा छोड़ के अगर कोई सेगमेंट आप करते हैं तो थोड़ा सा एज मिल जाता है, आपको थोड़ा सा
अलग से आपको 2-3 नंबर, 2-4 नंबर का, 4 अंक का, 3 अंक का अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का आप ये समझ लीजिए कि चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे चांसेस कैसे उत्पन्न हो? तो मेरा जो मानना है, अब थोड़े नए तरीके से इस पे हम बात करते हैं। हर एक सेगमेंट में मान लीजिए कि देखिए, सेफ साइड रखना तो बहुत जरूरी है। सेफ साइड ये कहता है कि अगर सेफ साइड आप रखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आप लिख के आएंगे। दूसरा ये है कि अगर हर सेगमेंट से हम लोग 2 निबंध तैयार कर लें, पहले से 2 टॉपिक, दूसरे से भी 2 टॉपिक और तीसरे से भी 2 टॉपिक तैयार कर ले, तीसरे से भी 2, यानी कि 9 में से 6 अगर हम तैयार करके चलें तो आप मान के चलिए कि आप बहुत सेफ कंडीशन में पहुंच जाते हैं। आप मान के चलिए कि काफी कुछ ऐसा आपके साथ होता है, 5-6 निबंध जब आपके पूछे हुए आ जाते हैं तो चुनने की स्थिति में आप आ जाते हैं। तो हमारी जो पूरी रणनीति होगी, जो लोग आरओ और बीओ के बैच से जुड़े हैं या निबंध के बैच से जुड़े हैं, पीसीएस के बैच से जुड़े हैं, तो उनकी तैयारी हम हर एक सेक्शन से 2-2 निबंध की कराएंगे। तो यहां पर अगर नहीं लिख पाने की दशा में आप पहुंचते हैं, कभी कभी टॉपिक थोड़े से ऐसे होते हैं जिनको एग्जामिनेशन हॉल में समझना कठिन होता है, जब हम लिखेंगे तो उसको भी समझने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी। कभी कभी ऐसे होते हैं जिनमें आप टॉपिक तो समझ जाते हैं लेकिन कंटेंट नहीं होता है, तो कंटेंट ना होने पे आप क्या करेंगे, वो सारी चीजें आप आसानी से कर लेंगे अगर हर एक सेगमेंट से 2-2 निबंध का चुनाव आप कर लेते हैं। तो निबंध चुनने में 2 चीजें महत्व रखती हैं। एक है जो चुनाव मैंने कहा, तो चुनाव में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है सेफ साइड, कि आप हर हाल में एक तो लिख के आएंगे, और दूसरा है मार्किंग, है ना, मार्किंग। और ये डिपेंड करता है दोनों, कहां आपका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट वाला टॉपिक आप तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में होते हैं। वहां पे आपका जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका विचार जो है वो विचारों की एक श्रृंखला होती है, आप उस पर सोच पाते हैं, काफी कुछ अच्छा कर पाते हैं। नहीं तो कई बार आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो समस्या होती है। जब 3 निबंध आपको करने हैं तो कम से कम 2 निबंध ऐसे होने चाहिए जो हर हाल में आपके पढ़े हुए आने चाहिए। एक निबंध थोड़ा सा कमजोर भी होगा तो 1-2 मार्क्स कम मिलकर काम चल जाएगा अगर आपको लिखना आता है तो। और अगर 3 के तीनों ऐसे आ गए, हमारा प्रयास रहता है कि इन 3 में से तीनों आपके पढ़े हुए आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो सेफ साइड भी बना के रखना है, और मार्किंग में हमको कैसे एज मिल जाए, कैसे हमको थोड़ा सा उसका लाभ मिल जाए, अगर हम थोड़ा सा डिफर कर देते हैं तो ये हम काम करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंटरेस्टेड टॉपिक काफी अच्छे होते हैं। तो ये तीनों के तीनों सेगमेंट हम अच्छे से कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं निबंध लेखन की विधा, यानी कि विधा में क्या, विधा की अगर हम बात करें यानी कि लिखते कैसे हैं, है ना। यहां पर बात आती है कि लिखते कैसे हैं, कैसे आप लिखेंगे। तो लिखते कैसे हैं अगर ये बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कि निबंध है क्या। आप अगर ये जान जाएं कि निबंध क्या है, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो एक ऐसी विधा जो बंधन रहित होती है। लेकिन बंधन रहित का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिखते चले जाएं, कुछ भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर निबंध बंधन रहित का मतलब यह होता है कि आप जब लिखें तो टॉपिक के अंतर्गत लिखें, अनर्गल प्रलाप ना करें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अनर्गल प्रलाप ना करें, अनर्गल बातें ना लिखें, यानी कि जो बातें जरूरी हैं उन्हीं को लिखें, फालतू की बातें यहां पर ना लिखें। निबंध अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो मेरी भाषा में निबंध जो होता है विचारों, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, उद्धरणों, जो भी आप उद्धरण देते हैं, विचारों, उद्धरणों, और तीसरी बात है कुछ कथाओं का एक सम्मिश्रण होता है। आप ये कह सकते हैं कि इनका क्या होता है, एक सम्मिश्रण होता है। अब इसका सम्मिश्रण मतलब क्या है, यानी कि आप कथा सुनाएंगे, आप विचार विचार रख देंगे, आप केवल उद्धरण दे देंगे, नहीं, तीनों का सम्मिश्रण है, तीनों का मिश्रण है। इसका मतलब यह है कि कहीं पर आप कथा के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, कहीं पर उद्धरण देंगे, और अपने विचार तो आपको प्रकट करने ही है। बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप निबंध अच्छे से लिख लेंगे, है ना। लेकिन विचार कौन से, उद्धरण कौन से, और कौन सी कथा की बात हो रही है, आप कोई भी कथा कहीं तो नहीं कह सकते। कथा कहानी का भी मतलब होता है, कोई कथा कहीं पर भी नहीं कह सकते। तो कैसे इनको रखेंगे, है ना। अगर हम बात करें निबंध की विशेषताओं की, कि क्या क्या विशेषताएं निबंध में होनी चाहिए, तो ये बात काफी कुछ समझ में आपके आ जाएगी। तो निबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्ण अभिव्यक्ति हो, और अभिव्यक्ति किसकी, आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो, आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो। आप जो व्यक्त कर रहे हैं उस व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। व्यक्त क्या कर रहे हैं, टॉपिक व्यक्त कर रहे हैं, जो टॉपिक आपने चुना है। इसीलिए मैंने कहा कि इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है। लेकिन जानकारी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा जानकारी है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो निबंध की एक विशेषता होती है संक्षिप्तता। निबंध की एक विशेषता होती है उसकी संक्षिप्तता, यानी कि जितने कम शब्दों में, जितने संक्षिप्त तौर पर आप निबंध लिख लें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने निबंध लिखा और निबंध लिखने के बाद पढ़ने वाले को मजा नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है वो तो लिंक नहीं कर पा रहा है, आपकी जो उद्धरण की बातें हैं वो अलग जा रही हैं, आपके विचार अलग जा रहे हैं, जो आप कथा कहानी कह रहे हैं वो अलग जा रहे हैं, तो वो बात फिर मजेदार नहीं होगी। और जब मजेदार नहीं होगी, पढ़ने में जो पाठक है, पाठक यहां पर क्योंकि एग्जामिनर है, उसको दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, तो वो आपके मार्क्स कट करेगा। वो मार्क्स कट करके आपको कम नंबर दे देगा और आपके लिए वो बड़ा घातक होगा। तो यहां पर जो भाषा होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हैं, वो प्रवाहमयी होनी चाहिए, है ना। लेकिन संक्षिप्त होने के बावजूद एक बात मैंने शुरू में कही है कि जो भी बात करें वो कहीं ना कहीं पूर्ण होनी चाहिए। तो निबंध की एक सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है कि निबंध में संपूर्णता हो, निबंध संपूर्णता लिए हुए होना चाहिए। यानी कि जो टॉपिक दे दिया गया, बाढ़ पे जब आप लिख रहे हैं तो बाढ़ बिल्कुल लगे कि बाढ़ आ गई है ना। भाई पानी तो आप नहीं बहा सकते, लेकिन लगे कि बाढ़ आ गई है। उसकी विभीषिका के बारे में बता रहे हैं तो पढ़ने वाले को लगे कि बड़ी दयनीय दशा है। और फिर जब उसके बाद निराकरण की आप बात कर रहे हैं, सरकारी प्रयासों की बात कर रहे हैं, तो लगे कि हाँ, सरकार जब प्रयास करती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। खामियों की बात आप कर रहे हैं तो लगे कि कैसे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, सारे टॉपिक ऐसे ही। महिलाओं का उदाहरण लें तो महिला सशक्तिकरण पे आप लिख रहे हैं, तो सशक्तिकरण के पहले आपको समस्याएं बतानी पड़ेंगी। तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सोचा है, आपका व्यक्तित्व क्या कहता है कि महिलाओं की समस्या है, तभी तो सशक्तिकरण की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं महिलाओं के साथ कोई समस्या नहीं है, वो तो आराम से जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का, या खास करके महिलाओं का मानना हो सकता है कि महिलाएं बहुत संघर्ष करती हैं, पढ़ाई के लिए संघर्ष करती हैं, परिवार में संघर्ष करती हैं। महिलाओं को हर एक पल पल संघर्ष करना पड़ता है, हर एक पल संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि उसमें बहुत सारी सशक्त महिलाएं हैं, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई ऊंचे पद पर है, कोई अधिकारी बन गया। आप में से बहुत सारी महिलाएं अधिकारी बन जाएंगी, आपकी बहन अधिकारी बन गई तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आपकी पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि आप समग्रता से सोच पा रहे हैं, समाज में जो महिलाओं की समस्या है वो आप समझ पा रहे हैं। चंद्रयान मिशन है तो उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उससे परिवर्तन होगा। बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि ये चंद्र मिशन छोड़ने की क्या जरूरत है, चांद पर जाने की क्या जरूरत है। तो आपका व्यक्तित्व अगर ये कहता है, केवल आप उसकी आलोचना करते हैं, उसमें कोई आपको सकारात्मक चीज नजर नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं आपके सोचने के तरीके में समस्या है। तो आप ऐसा सोचिए, आप ऐसा करिए कि आप हर हाल में एक बैलेंस व्यू अपनाइए और जो लिखिए संक्षिप्त तौर पर, कम शब्दों में पूरी बात को समझाने का प्रयास करिए, एक प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करिए और अंत में
संपूर्ण भी नजर आना चाहिए। संक्षिप्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें संपूर्णता ना हो। बहुत बार कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कह दी जाती हैं और बहुत बार पूरी किस्से कहानी सुना के पूरा सब कुछ समय भी बर्बाद हो जाता है और उसमें कुछ सार नहीं निकलता है ना। तो सार सार को गह लिए थोथा दिए उड़ाए, कुछ ऐसी बात इसमें करनी है। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत कंटेंट है, बहुत कुछ आप जानते हैं किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन आपको एग्जामिनर को समझाना है तो समझाने के लिए क्या जरूरी है, ये बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष है और इसी पे डिपेंड करता है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा, आपका निबंध निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। ये विशेषताएं हैं निबंध की। विशेषताएं ऐसे बहुत हो सकती हैं, कहने को निबंध की परिभाषा बताने में ही हम बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन इतनी बातें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपका निबंध अच्छा हो जाएगा। अब निबंध लिखने की जो विधा है उसके बारे में हम बात करें तो सबको पता है कि निबंध जब हम लिखते हैं, कोई भी निबंध 3 भागों में हम बांटकर लिखते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में बचपन से आप जानते हैं। बचपन में हेडिंग डाल के लिखते थे ना, तो पहला भाग यहां पर आप कह सकते हैं, उसको बचपन से ही आप कह रहे हैं इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। क्या कह रहे हैं, प्रस्तावना। इसको आप अंग्रेजी में इंट्रो कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। दूसरा कभी आपको मिलेगा मुख्य भाग, लेकिन मैं इसको कहूंगा ये प्रतिपादन होता है। ये क्या होता है, प्रतिपादन, है ना। मेन बॉडी ये यही होती है ना, या बॉडी पैराग्राफ जो आप लिखते हैं जहां पर आप अपनी बातों को समझाते हैं, है ना। जो विषय आपने उठाया है उसका प्रतिपादन यहीं पर होता है, तो मेन बॉडी ऑफ द एसे यही आप मान सकते हैं। और तीसरा है जिसको आप हिंदी में कहते हैं उपसंहार, है ना, या इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कंक्लूजन। आप यहां पर अपने एसे को, अपने निबंध को कंक्लूड करते हैं। अब एक एक करके हम बात करेंगे और चीजों को समझते चलेंगे। अब बात आती है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना क्या है, आपसे कोई पूछे तो प्रस्तावना क्या है, तो आप सीधा कह सकते हैं ये परिचय है। परिचय किससे, विषय से। विषय से ये परिचय आप यहां पर कराते हैं। तो किसी से जब परिचय कराते हैं तो क्या बड़ा लंबा परिचय होता है, घंटों कराते हैं? नहीं, किसी से किसी को मिलवाना है या किसी को अपना परिचय देना है तो आप सामान्य सी बात करते हैं। एक सामान्य सी वार्तालाप के दौरान आप बता देते हैं हम ये हैं, फलाना मेरा नाम है, यहां से हम आए हैं, इस काम से है या ये काम हम करते हैं, ऐसे आपको आपसे मुलाकात होनी है, ऐसे आपको हम मिले हैं, ये काम है हमारा। लेकिन जब आप परिचय कराते हैं तो 2-3 चीजें प्रस्तावना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपका परिचय आकर्षक होना चाहिए, बहुत आकर्षक परिचय होना चाहिए, है ना। परिचय जो आपका होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। परिचय में हमने कहा ना कि बहुत संक्षिप्त होना चाहिए लेकिन प्रभावपूर्ण होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारगर्भित होना चाहिए। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, फालतू बातें यहां पर भी नहीं, केवल काम की बातें आपको करनी है, बिल्कुल सारगर्भित। और तीसरी बात एक आप कह सकते हैं कि ये प्रभावपूर्ण होना चाहिए। जैसे पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं तो आप अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो आकर्षक, सारगर्भित, प्रभावपूर्ण, इसमें ये बात कहीं ना कहीं अंतर्निहित है कि अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपको मिलता है और शुरू में ही बकाना शुरू कर देता है तो अनावश्यक जब बातें करता है तो आप कहते हैं बड़ा बोरिंग इंसान है। तो अनावश्यक बातें यहां पर नहीं होनी चाहिए। आप केवल काम की बातें करिए, लेकिन बड़े ऑर्नामेंटल ढंग से, बड़े ऑर्नामेंटल तरीके से, खूब सजावटी तरीके से। जैसे पहली बार आपने किसी से मुलाकात की और लगा कि हाँ बड़ा ये एनर्जेटिक व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही सकारात्मक बातें करता है। तो वास्तव में जो प्रस्तावना होती है ये आपके निबंध में आप लिखने क्या जा रहे हैं उसका एक पूर्ण, आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से एक परिचय होता है। वो सारी बातें यहां पर आप बता देते हैं कि हम ये काम इसमें करने वाले हैं, लेकिन सारी बातें तो संक्षिप्त में की नहीं जा सकती, तो उसके की पॉइंट वहां पर लिख देते हैं, है ना। महिलाओं की समस्या है, महिला सशक्तिकरण है, तो समस्या का भी जिक्र कर देंगे कि महिलाओं की दशा कैसी है, फिर उसकी दिशा भी बता देंगे और फिर उसके बारे में कुछ बता देंगे
कि हम अगर ऐसा करें तो इनकी स्थिति सही हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट में बताएंगे। फिर आपके पास इन बातों को प्रतिपादित करने के लिए, वास्तव में ये जो प्रतिपादन है ये प्रस्तावना का ही प्रतिपादन है, तो इन बातों को प्रतिपादित करने के लिए आपके पास पूर्ण समय है। आप यहां पर अच्छे से तर्क देकर पक्ष विपक्ष में बात करके यहां पर अपनी बातें रख सकते हैं। तो जितने भी आपको तथ्य देने हैं वो यहां पर देंगे, जितने भी आपको विचार देने हैं वो यहां पर देंगे, जितने भी आपको तर्क देने हैं, तर्क वितर्क जितना करना है ये यहां पर करेंगे, जितना भी पक्ष विपक्ष आपको लिखना है वो यहीं पर लिखेंगे, है ना, अच्छा बुरा सब कुछ यहीं पर आप करेंगे। जितना भी आपको उद्धरण देना है, उद्धरण कैसा होता है, उद्धरण कोई पंक्ति हो सकती है ना, कोई कविता हो सकती है ना, कोई कथन हो सकता है, कोट आप कहते हैं जिसको, है ना, कुछ सूक्तियां हो सकती हैं, है ना, सूक्तियां हो सकती हैं, आप उक्तियां कह सकते हैं, कुछ उक्तियां हो सकती हैं। तो ये सब बातें क्यों करते हैं, हम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा, अरस्तु ने ऐसा कहा, नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा। ये सारी बातें हम इसीलिए कहते हैं। तो ये जितने भी विचार हैं, जितने भी तथ्य हैं, पक्ष है विपक्ष है, ये सब कुछ आप यहां पर रखते हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अब ये रखेंगे तो, लेकिन इसको रखने में जो ध्यान रखना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबके पास ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से करना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, आप कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से। सारी बातें अगर किसी के सामने आप पहुंचे और सब कुछ ऐसे उड़ेल दे, बहुत सारी सामग्री है और आप कहें इसमें से छांटो बीनो, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो छांटने बीनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहां पर श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए। ये जान है आपके पूरे निबंध का, ये पूरे निबंध का जान है, ये बॉडी पैराग्राफ है। इसी को पढ़ के पता चलेगा कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपके जो विचार हैं, उसमें गहराई कितनी है ना, है ना भाई। ये सारी चीजें रोचकता बढ़ा सकती हैं, ये सारी चीजें उसको सुंदर बना सकती हैं। ये क्या करेंगे, ये रोचक बनाएंगे। आप अपने सपोर्ट में कोई बात डाल दे रहे हैं कि हम तो ऐसा सोचते ही हैं, नेल्सन मंडेला ने भी ऐसा कहा था, हम तो ऐसे सोचते ही हैं, अरस्तु ने ऐसा कहा था, है ना, पंडित नेहरू का कथन आप लिख दे रहे हैं, आप स्वामी विवेकानंद का कथन लिख दे रहे हैं, आप यहां पर कलाम साहब का कथन लिख दे रहे हैं कि उनकी सोच ऐसी थी। पूरा के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर ग्राम विकास की बात हो रही है तो अगर पूरा के बारे में बात कर रहे हैं तो कलाम साहब का उद्धरण वहां पर कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जब आप निबंध लिखेंगे, जब हम यहां पर निबंध कराएंगे, जो अगला डे होगा, ये दूसरा दिन है, अगले दिन में हम निबंधों की रूपरेखा बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और ये प्रस्तुतिकरण तब आप सही ढंग से कर पाएंगे जब छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लिखें, है ना। आप इसको कई खंडों में विभाजित करके लिखिए, जो बात करिए उसका एक खंड बनाइए, और खंड का मतलब आप कह सकते हैं पैरा बनाइए, छोटा छोटा पैरा, 60 शब्दों का, 65 शब्दों का, 70 शब्दों का एक पैराग्राफ, यानी कि 55 से 65-70 शब्दों का, 60 शब्दों के आसपास का एक पैराग्राफ। आपने 5-6 लाइनें लिखी, एक बात पूर्ण हो गई, दूसरी बात स्टार्ट कर दी, तो जो पढ़ेगा उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, सारा खेल अपनी बातों को समझाने का है। आपको बहुत ज्ञान है इसका कोई मतलब नहीं है, आप वहां लिखकर क्या आते हैं इसका मतलब है। ठीक है, तो छोटे छोटे पैराग्राफ, ये कैसे होने चाहिए, स्मॉल पैराग्राफ होने चाहिए, छोटे खंड होने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। और ये काम अगर आपने कर लिया तो उसके बाद में बात आती है उपसंहार की। तो जब उपसंहार आप करेंगे तो उपसंहार में ये चरमावस्था होती है। आप ये कह सकते हैं कि आपके प्रस्तुतिकरण की ये चरमावस्था है। यहां पर जो भी आपने प्रतिपादित किया है, जो बॉडी पैराग्राफ में, मेन बॉडी में जो लिखा है, उसको यहां पर आप बिल्कुल सिद्ध कर दे रहे हैं, है ना। तो सिद्ध करके उसका सार यहां पर लिखेंगे, है ना, किसका, प्रतिपादन का सार लिखेंगे।
जो प्रतिपादित आपने किया, यहां पर क्या निष्कर्ष आपने निकाला, इतनी बातें आपने क्यों की, कुछ जिस्ट निकला होगा ना, तो उसका सार यहां पर लिखेंगे जो आपने प्रतिपादित किया है। ठीक है, और ऐसा कुछ करेंगे कि ये पढ़ने वाले पर, पाठक पर, पढ़ने वाला जो है, पढ़ने वाले यानी कि पाठक पर क्या करे, ये प्रभाव छोड़े, है ना, पाठक पर प्रभाव छोड़े। और पाठक पर प्रभाव छोड़ने का यहां तात्पर्य यह है कि आपकी बातों में बहुत गंभीरता होनी चाहिए। आपकी बातें जो होनी चाहिए वो यहां पे जो आपने सिद्ध किया, जो आपने पुष्ट किया, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपने बिल्कुल जो बातें कही हैं वो खरी हैं। आपने ऐसे सतही तौर पर नहीं किया है, क्रमबद्ध तरीके से किया है, समझा दिया है। और इसका जब आप अंत करिए तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर समस्या पे अंत नहीं होना चाहिए। समस्या पर अंत अगर आप कर दे रहे हैं तो आपने समझ लीजिए अधूरा छोड़ दिया। समस्या तो सबको पता है, यहां पर अंत होना चाहिए कुछ समाधान पर, और समाधान जो होता है वो सकारात्मक होता है। हमने शुरू में ही कहा कि ये आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। आप क्या सोचते हैं, आपसे निबंध क्यों लिखाया जा रहा है। आप यहां पर कोई साहित्य तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन निबंध सबसे लिखाया जा रहा है। ऐसा तो कहीं कहा नहीं जा रहा है जो आर्ट साइड से पढ़े हैं या जिनका साहित्य विषय रहा है वो लोग निबंध लिखेंगे। हर एक कैंडिडेट को लिखना होता है। तो ये इसलिए क्योंकि आप किसी भी समस्या का समाधान कैसे प्रस्तुत करते हैं, किसी भी विषय पर आप कैसे सोचते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन आप करते हैं तो कैसे करते हैं, फिर उससे जिस्ट जो निकलते, जो सार निकलता है, उसको आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये इसका पूरा खेल है। ठीक है, आप जब भी निबंध लिखेंगे तो निबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका निबंध होता है, निबंध में कंटेंट का क्या महत्व होता है अगर आप देखें, यानी कि आप जो विषय, जो सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, है ना, विषय सामग्री जिसको आप कंटेंट बोलते हैं, तो कंटेंट पर 60% नंबर होते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी भाषा है, 20% नंबर इस पे आपको मिलते हैं। और जो आपकी लिखने की शैली है, जो स्टाइल है, लेखन कला है ना, स्टाइल, इस पर भी 20% नंबर मिलते हैं। तो यहां पर पूरा मामला जो है वो 60%, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो क्या है, 60%। तो कंटेंट तो आपको सही से तैयार करना है, लेकिन केवल कंटेंट से ही आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी लैंग्वेज, आपका जो लेखन का तरीका है ना, स्टाइल है, जो शैली है आपकी, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पूरी अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति निबंध में दिखती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि निबंध ऐसे लिखो, कुछ लोग कहते हैं ऐसे लिखो। कुछ सावधानियां हैं जिनको मेरे हिसाब से अगर आप समझ जाएंगे, इन सावधानियों के साथ निबंध लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो कॉन्फिडेंस अपना बहुत अच्छा रखिए, पढ़कर जाइए तो लगे कि हाँ, हम पूछा जाएगा तो वहां अच्छा लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे यार पता नहीं लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात होती है, हम अगले सेशन में बात भी करेंगे, एक सेशन इस पे भी जब शुरुआत करेंगे हम निबंध लिखने की, तो शुरुआत कैसे करें। सामान्य तौर पर कई बार निबंध की शुरुआत आप देखते हैं लोग गीतों से कर देते हैं, लोग कविताओं से कर देते हैं, लोग श्लोक से कर देते हैं, है ना। मेरा मानना है कि गीत, कविता, श्लोक, सूक्तियां, है ना, उद्धरण, इनसे प्रारंभ आप कोशिश करें कि ना करें, है ना। उद्धरण से आप क्या करें, प्रारंभ ना करें। सबसे पहली बात यह है, इससे प्रारंभ आप ना करें। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां करें, इन सारी चीजों का इस्तेमाल आप मुख्य भाग में करें। जो बीच वाला सेकंड भाग था, मुख्य भाग में जब आप तर्क वितर्क करें, पक्ष विपक्ष रखें, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करें। कैसे लिखना है, अपने लिखा, अगर आपको बिल्कुल सटीक याद है तो डबल इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में बिल्कुल सटीक आपको याद है कि यही बात किसी महापुरुष ने कही थी, तो डबल इन्वर्टेड कामा में,
और अगर मिलती जुलती याद है तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में। ये सटीक बात है और यहां पर ये क्या है, मिलती जुलती बात है ना। हो सकता है आपको बिल्कुल सटीक ना याद हो, रटा हुआ ना हो आपका, तो मिलती जुलती बात यहां पर ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यहां पर आती है कि क्या मुहावरे लोकोक्तियां लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी पैराग्राफ में लिख सकते हैं। क्या आप उदाहरण कुछ ज्यादा दे सकते हैं? दे सकते हैं। अनर्गल प्रलाप नहीं करना है, फालतू के उदाहरण नहीं देने हैं। उदाहरण मतलब वही है, उदाहरण है, लेकिन जब दीजिए तो सटीक दीजिए और मुख्य पैराग्राफ में, मुख्य भाग में दीजिए। दूसरी सावधानी यह है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेडिंग डाल के लिखने में, पढ़ने में आसान होता है। मेरा मानना है कि आप हेडिंग ना डालें, हेडिंग ना डालें, हेडिंग का इस्तेमाल ना करें। तो कैसे लिखें? कैसे लिखें? तो इसको आप पैराग्राफ में लिखें। कैसे लिखें? इसको पैराग्राफ में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, और पैराग्राफ में अलग अलग लिखते 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 चीजों को रखें, पूरी बात ऐसे करें, है ना। तो हेडिंग कभी ना डालें। मेरा मानना है कि हेडिंग कभी निबंध में डालनी ही नहीं चाहिए। ये स्ट्रिक्टली बिल्कुल आप मान के चलिए कि ये बैन है। पैराग्राफ में आप लिख के अपनी बातों को कर सकते हैं, तो हेडिंग डालने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? पैराग्राफ में लिख के आप काम चला सकते हैं, तो हेडिंग डालने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि सारी बातें, सारी की सारी बातें आप क्या करें, हेडिंग में ना लिख के पैराग्राफ में लिखते हुए चले जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग हेडिंग डाल डाल के लिखते हैं, तो निबंध लेखन विधा में ये सही नहीं होता है। दूसरी चीज है, कई बार लोग पॉइंट में लिखते हैं, है ना, तो पॉइंट में ना लिखें, पॉइंट में ना लिखें। आप यहां पर भी पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे पॉइंट आप बनाते हैं ना, जैसे आप जीएस की राइटिंग करते हैं तो उसमें पॉइंट, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो बुलेट पॉइंट आप लिखते हैं, ठीक है, जीएस में ठीक है, लेकिन यहां पर आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए। और अगर पॉइंट में नहीं लिखना है तो कह सकते हैं आप नंबरिंग ना करें, नंबरिंग ना करें। कई बार आप लोग जैसे समस्याओं को गिनाने लगते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, बाढ़ आने के बाद कैसी समस्याएं होती हैं, तो पॉइंट पॉइंट में लिखते हैं। उसको मेरा मानना है कि सारगर्भित तौर पर सॉल्ट में आप कैसे लिखें, पैराग्राफ में लिखते हैं। नंबरिंग ना करें, पैराग्राफ में लिखें, है ना। पैरावाइज ही पूरा निबंध लिखना है। और पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यह पैराग्राफ 60 से 70 शब्दों का होना चाहिए नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि अब 75 शब्द हो गए तो पूरा काट पीट के खत्म कर देंगे कि 5 शब्द हटाओ, ऐसा नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट संख्या, ऐसे रूल नहीं है कि गिन के आप ऐसा करेंगे, लेकिन पैराग्राफ छोटा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैक्सिमम 60, 65, 70 का हो, 55 का भी हो तो चलेगा। छोटे छोटे पैराग्राफ, 4-4, 5-5 लाइन का पैराग्राफ। एक लाइन में अलग अलग राइटिंग पे डिपेंड करता है कि कितने शब्द आप लिखते हैं, लेकिन शब्दों की संख्या की बात की जाए तो 60 के करीब पैराग्राफ इसमें होना चाहिए। हाँ, जो उपसंहार वाला पैरा है, अंतिम पैरा जिसको आप कहते हैं, अंतिम पैरा, अंतिम पैराग्राफ, तो अंतिम पैराग्राफ को आप ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। यहां पर ये जस्ट डबल हो जाएगा, यहां पर ये जस्ट डबल हो जाएगा। अंतिम पैराग्राफ आपका 120 से 130 शब्दों में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आपको जिस्ट भी लिखनी है ना, है ना, जिस्ट भी लिखनी है ना। और ये ध्यान रखिए कि जब अंत की बात आई है तो अंत में आपको जो भी सुझाव देना है, मैंने कहा ना कि अगर आप समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो ये अपूर्ण रह गया, तो अंत में जो भी सुझाव आपको देना है तो ये सुझाव सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप ये ना कहिए कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का निजात कभी किया ही नहीं जा सकता। अब महिलाओं की स्थिति खराब है तो खराब ही रहेगी। चंद्र मिशन फेल हो गया अगर एक बार तो वो फेल ही रहेगा, कभी वो नासा की तरह सफल नहीं। ये बहुत गलत बात है। आपको सकारात्मक अप्रोच, है ना, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, सकारात्मक सोच के साथ इसको करना है। तो अंत भला तो सब भला। शुरू में अगर निबंध आपका कमजोर भी हो जाता है, मान लीजिए आपने लिख दिया, तो लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं मानता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता है। बॉडी पैराग्राफ में
आप उसको संभाल सकते हैं और निष्कर्ष में और अच्छा संभाल सकते हैं, चरम स्थिति में जाके और अच्छा संभाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अंत में सकारात्मक शब्दों के साथ, है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत सारगर्भित तौर पर अपनी बातों को रखें, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो मान के चलिए कि बिल्कुल नंबर की बौछार कराने वाला होगा। कोई नंबर आपके काट नहीं पाएगा। नंबर का मतलब यहां पर अंक है, मार्क्स। मार्क्स आपके कोई काट नहीं पाएगा। आप मान के चलिए कि दिल खुश कर देने वाली विधा आपकी होनी चाहिए। जो भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी क्लिष्ट भाषा होनी चाहिए, तो क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा नहीं, क्लिष्ट भाषा नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्तरीय भाषा होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी किताब में भाषा लिखी होती है, बहुत स्तरीय भाषा है। आपकी जो भाषा है उसी पे मार्क्स मिल जाएंगे। आप सब लोग भाई ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अधिकतर लोग यहाँ पर, कोई इंटर पास भी नहीं है। इंटर वाले बच्चे भी बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो आपके पास कहीं ना कहीं वोकैब होता है। शब्दावलियों को बढ़ाइए। जब आर्टिकल पढ़िए तो उसका जिस्ट निकालने की कोशिश करिए। आपने बहुत ज्यादा पढ़ा, खूब ज्यादा पढ़ लिया और 2500 3000 शब्द, आर्टिकल ऐसे होते हैं ना, आप पेपर में आर्टिकल देखते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं, और उसमें से 700-800 शब्दों में अगर वो बात आप नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है। 700-800 शब्दों में वो बात आप कर सकते हैं, तभी आप समझ लीजिए कि कम शब्दों में सारगर्भित तौर पर अपनी बातें रख सकते हैं। तो यहां पर भाषा बहुत क्लिष्ट की बात नहीं है कि बिल्कुल संस्कृत निष्ठ भाषा के पीछे आप पड़े हुए हैं, जो सोच पा रहे हैं उसको भी नहीं लिख पा रहे हैं। यहां लिखना जरूरी है। मैंने क्या कहा कि यहां कंटेंट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पे 20% मार्क्स हैं, लेकिन अगर सामान्य, एक तो बिल्कुल सामान्य भाषा, बहुत सतही भाषा आप लिख देंगे तो थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे। हर एक क्षेत्र की वोकैबुलरी होती है, शब्दावलियां होती हैं। तो अगर आप उन शब्दावलियों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप बाढ़ पे लिख रहे हैं तो कुछ आपने भौगोलिक शब्दावलियों का इस्तेमाल कर दिया, अतिवृष्टि अनावृष्टि की बात कर दी, है ना। आप अगर कृषि पर बात कर रहे हैं तो कृषि में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे शस्यावर्तन की बात आती है ना। अवधारणा, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म मैं आपको बताऊंगा जिनका जिक्र करने के बाद में लगने लगेगा कि हाँ, बच्चे ने पढ़ा है ना। आप कुछ ऐसी शब्दावलियों का, कृषि जोत का इस्तेमाल करिए, है ना। आप हदबंदी की बात करिए, चकबंदी की बात करिए। वैसे बताने में तो बहुत सारी चीजें हैं, हर एक टॉपिक की अलग अलग शब्दावली है। अब आप पता चला चंद्रयान पे लिख रहे हैं और पूरी कहानी आपने लिख दी, भावात्मक तौर पर आपने लिख दिया, साहित्यिक भाषा में चंद्रयान वाला निबंध लिख दिया, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो वहां पर थोड़े से जो प्रोब भेजे गए हैं, जो भी उसमें उपकरण लगाए गए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भाषा विषय पर निर्भर करती है कि किस विषय का चुनाव आप करते हैं, और उस विषय का चुनाव आप तभी करें जब आप उसमें कंफर्ट फील करें। तो शुरुआती दौर में ही हमने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट का महत्व है, लेकिन इंटरेस्ट केवल होने से नहीं चल जाएगा, उस पर भाषा भी अच्छी हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उस पर आपका कंटेंट हो, सामग्री, विषय सामग्री आपके पास हो, तब काम बनेगा। ठीक है, तो इन बातों के साथ अपने निबंध की यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। और इस क्लास को देख के बस आपको इतना मैं समझाना चाह रहा था, आपको अगर इसको देख के इतना समझ में आ गया कि निबंध होता क्या है, निबंध लिखा कैसे जाता है, और निबंध का की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, निबंध का चुनाव हम कैसे करते हैं, जैसे हमने यहां पर बताया कि निबंध कैसे कैसे हम चुनेंगे। तो हर एक सेगमेंट से अगर 3 है तो 3 में से 2 तैयार रखेंगे, जिससे सेफ साइड भी रहे और साथ साथ में हमारे पढ़े हुए निबंध आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हम चलेंगे। इतना माइंड मेकअप रखिए और आज से शुरू कर दीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताने जा रहा हूं अंत में, कि आज से आप शुरू कर दीजिए, जो आर्टिकल आप पढ़ें, फालतू के आर्टिकल नहीं, जो भी आर्टिकल आप पढ़ें, मैं भी आपको कुछ आर्टिकल्स दूंगा, ग्रुप में आपके शेयर करता रहूंगा। तो जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इनका जिस्ट निकालने का प्रयास आप करिए। जिस्ट का मतलब यह है कि जैसे आप देखते हैं सारांश लिखा जाता है ना, सारांश आप लिखते हैं, तो मान लीजिए कि 2500 शब्दों के आसपास कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, इतने वर्ड्स इसमें दिए हैं,
तो इसका जिस्ट निकाल के आप 700 से 800 शब्दों में, इतने वर्ड्स में आप निकाल कर लिखने का प्रयास करिए। तो कैसे ये होगा, जहां पर ज्यादा समझाया गया है उसको कम कर दीजिए, जहां पर कुछ, देखिए जो पेपर में आर्टिकल लिखे जाते हैं उसमें क्या होता है, वो एग्जाम की दृष्टि से तो लिखे नहीं जाते हैं, वो तो हर एक व्यक्ति को समझ में आए इसलिए लिखे जाते हैं, और उसमें भी इतना लिखने के बावजूद भी सबको समझ में ही आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। कई बार कठिन शब्द भी होते हैं, सबको समझ में नहीं आए, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सामान्य जनता को पढ़ने के लिए उसको रखा जाता है कि सामान्य जनता उसको पढ़े, तो उसमें व्याख्या ज्यादा की जाती है। लेकिन आप जब जिस्ट निकालें तो उसमें काम की चीजें रहने दें और फालतू चीजें हटा दें और अपनी भाषा में लिखें। जो ये आप लिखेंगे यहाँ पर, ये अपनी भाषा है ना, सेल्फ लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो काम आपका बनने लगेगा। लोग पढ़ते हैं योजना, योजना में आर्टिकल दिए होते हैं। लोग पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र, वहां पर आर्टिकल दिए होते हैं। हर महीने ये पत्रिका ले लिया कीजिए, सस्ती सस्ती पत्रिकाएं हैं। लोग विज्ञान प्रगति पढ़ते हैं। इन तीनों को पढ़ने के बाद में कुछ नहीं बचता है जो निबंध आपको लिखने की में आवश्यक है। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, जनसत्ता पेपर अभी भी बहुत अच्छे मुद्दे उठाता रहता है, तो यहां से आप मैटर ले सकते हैं। लेकिन इन मैटर्स को कलेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैटर को कलेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे अपने दिमाग में संजो के रखते हैं। थोड़ा बहुत शार्ट में अपने नोटबुक में कर लीजिए, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और जिस्ट उसका निकाल के रख लीजिए। तो इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम निबंध की स्टार्टिंग करेंगे, कैसे निबंध को शुरू करते हैं, और फिर टॉपिक्स पे आ जाएंगे और उसका अध्ययन हम चालू कर देंगे। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी बैच से जुड़ने के लिए जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, जो कोर्स हमारे ऐप पर चल रहे हैं, जिससे कि आप लाभान्वित हो जाएं। थैंक यू सो मच।